आधुनिक लोकतंत्र के उस मसौदे पे जहां विरोध और बगावत दोनों ही सभ्यता का उल्लंघन है। मैं सभ्य समाज में बेचता हूँ अपना सस्ता श्रम और 2 वक्त की रोटी के बदले में मैंने हस्ताक्षर किया है। यह कविता है आधुनिकता, जो एक हिस्सा है इस किताब का, जिसका नाम है ईश्वर के बच्चे, और इसके लेखक श्री आलोक आजाद जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आलोक जी आपका बीएचसी इंडिया में। बहुत शुक्रिया साथी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और सबसे पहले आप लोग को बधाई कि आप लोग इतना प्रासंगिक काम कर रहे हैं। दुनिया तक किताबें पहुँचाने का जो काम है, मुझे लगता है कि वो सबसे मानीकेज काम है आज के समय में। तो बहुत शुक्रिया आप सब। जी शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी इस किताब के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। अ, सबसे पहले तो ये कि जो किताब है या जो साहित्य है, वो मेरी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है। क्योंकि जो साहित्य है या कोई भी किताब है या जो काव्य संग्रह है, वो आपकी व्यक्तिगत त्रासदी और सार्वभौमिक जो समाज है, उसका कहीं न कहीं सरोकार होता है। आप किताब के माध्यम से इस मुल्क के, इस समाज के अंतिम आखिरी व्यक्ति तक पहुँचने की साहित्यिक चेष्टा करते हैं। उसको खुद में महसूस करने की साहित्यिक कोशिश करते हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो कविताएँ हैं मेरे लिए, या जो किताब है, वो किसी भी मुल्क में, किसी भी समाज में उदास मौसम के खिलाफ मानवीय संभावनाओं का बसंत है। तो इस किताब को भी मैं उसी तरह से देखता हूँ। और मुझे लगता है कि कोई किताब जब लिखी जाती है, तो वो इसी कल्पना के साथ लिखी जाती है कि वो उस समाज के, जो हाशिए का जो समाज है, उसके स्वर को पहुँच सके, उसकी पीड़ा को महसूस कर सके। तो मेरे लिए भी जो किताब की यात्रा है, वो मेरी व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। मुझ में ऐसा लगता है कि एक मुख्तलिफ वेदनाओं का संसार रहता है, और वो शायद हर लेखक में होता होगा, क्योंकि लेखक सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी तो नहीं लिख रहा होता है। अगर वो ऐसा करेगा तो आत्मसंस्मरण में वो कन्वर्ट हो जाएगी वो चीज़ें, या वो डायरी के पन्ने तक महदूद रह जाएंगी। तो लेखक पूरी दुनिया को समेटता है अपनी लेखनी में, वो सबको महसूस करने की कोशिश करता है। तो ये किताब भी जरिया है अंतिम आखिरी व्यक्ति तक पहुँचने का। जी। सर, जब मैं आपकी किताब पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आपने इसके डेडिकेशन में बड़ी संक्षिप्त में लिखा है अंतिम व्यक्ति को। तो हम सब जानना चाहेंगे कि इसके पीछे आपकी क्या सोच थी और आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपने पाठकों को। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जब एक हर्फ भी लिखा जा रहा है, आप जब एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, लिटरेचर की बात कर रहे हैं, या संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, आप जिसको अपनी लेखनी के माध्यम से बयान करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि दुनिया में जितनी भी कल्पनाएं हैं, जितनी भी जो भी चीज़ लिखा जा रहा है, या किसी नई संरचना की तामीर की जा रही है, तो उसके मूल में तो अंतिम आखिरी व्यक्ति ही ना है। जाहिर सी बात है कि मैं जब कविताएं लिख रहा हूँ, तो मैं अदानी के अंतेलिया के लिए तो नहीं लिख रहा हूँ, है ना? तो मेरी जो कविताएं हैं, या किसी भी ऐसी व्यक्ति की जो कविताएं हैं, जो समाज को बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी कल्पना में वो अंतिम आखिरी व्यक्ति है, उसकी त्रासदी है, उसकी पीड़ा है। व्यक्तिगत त्रासदी भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में रहने वाला जो हाशिए का जो समाज है, जो समाज मुफलिसी में है, जो वंचित है, जो वंचना से उसकी पीड़ा को जो महसूस कर रहा है, झेल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वजह थी कि मैं जब अपनी कविताओं को या इस काव्य संग्रह को डेडिकेट कर रहा था, तो वो माँ-पिता भी हो सकते थे, वो एक स्त्री भी हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता है अंतिम व्यक्ति जो है, वो एक बहुत पावरफुल बिंब है, वो बहुत समावेशी बिंब है। उसमें आप भी आती हैं, उसमें ये साथी लोग भी आते हैं, उसमें दुनिया का हर आदमी आता है। मेरी माँ भी आती है, मेरे पिता भी आते हैं। मेरे पिता मज़दूर होकर के आ सकते हैं, मेरी माँ एक औरत की तरह आ सकती है जिसकी पूरी दुनिया किचन तक महदूद कर दी गई है। मेरे साथी जो यहाँ खड़े हैं, वो उस तरह से आ सकते हैं कि ये अपने ख्वाब इस शहर में आकर के उसका तसव्वुर कर रहे हैं, है ना? और वो ख्वाब के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अंतिम आखिरी व्यक्ति जो है, वो बहुत मुकम्मल रूपक है, जहाँ पर हम सब अपने आप को देख पाते हैं। तो ये वजह थी कि उसका मैंने इस्तेमाल किया। जी, बहुत ही सुंदर जवाब दिया। जी, थैंक यू। सर, वैसे तो आपकी सारी कविताएं बहुत ही प्रेरणादायक है, पर मैं चाहूंगी कोई आपकी प्रिय कविता हो जो आप हमारे दर्शकों को आज सुनाना चाहें। अ, सारी कविताएं ही प्रिय हैं, लेकिन अ, मुझे इस काव्य संग्रह की जो पहली कविता है, वो मैं काफ़ी महसूस कर पाता हूँ। और ख़ासकर इस तरह से महसूस कर पाता हूँ कि जो वर्तमान समाज है, जिस इस कविता का शीर्षक है सुनो दारोगा। तो उसमें लोकतांत्रिक विभीषिका की बात की जा रही है। उसमें जो लोकतांत्रिक निष्क्रियता है, उसकी बात की जा रही है कि लोकतंत्र में किस तरह से जो तंत्र है, वो लोक पर हावी हो चुका है।
हम कविताएं पढ़ते हैं तो पाश कहते हैं कि सूरज उग रहा है, ये न कहो कि सूरज उग रहा है, चांद डूब रहा है, फसलें लहलहा रही हैं, आदमी जी रहा है, वो मर रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि दुनिया इतनी ही तो नहीं है एक व्यक्ति की। आप इसको इस तरह से तो नहीं देख सकते हैं ना कि एक आदमी जीता है और फिर मर जाता है। उसकी कितनी सारी कल्पनाएँ हैं। तो लोकतंत्र में वो कल्पनाएँ कहाँ हैं? वो कहीं न कहीं पूरी तरह से खत्म हो रही हैं। ये कविता इस बात को भी बताने की कोशिश करती है कि जब अदम गोल्डरी साहब कहते हैं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए क्या देश सच में आज़ाद है? कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है ना? तो वो इस बात को भी बताने की ये कविता कोशिश करती है। तो मैं ये कविता पढ़ता हूँ जिसका उन्वान है सुनो दारोगा। सुनो दारोगा, मैं एक गुमशुदा की रपट लिखाना चाहता हूँ। नाम लोकतंत्र, पूरा नाम रोटी कपड़ा और मकान, रंग गहरा लाल खून, पता हाकिम की रैली, कब से लापता है, सन 47 की रात से, किसी पर शक, हाँ अपहरण किसने किया, मेरे देश की संसद। जी सर, जैसा कि हमने इस कविता में भी देखा और बाकी कविताओं में भी मैंने देखा कि आपने रूपकों का, मेटाफर्स का काफी अच्छा प्रयोग किया है अपनी कविताओं में। जैसे एक कविता थी पिता की मूछ, उसमें आपने पिता को सबसे पुराना तानाशाह बताया और कापसा का भी एग्जाम्पल दिया था। जी तो आपका उसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या सोच थी? पर्टिकुलरली अगर उस कविता के बारे में आप पूछ रही हो मुझसे, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में वो कविता मूलतः यह बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे समाज में जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो कितनी बड़ी है। मुझे याद आता है कि मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था कि लड़के घर की दहलीज से निकलते हैं और लड़कियां भाग जाती हैं। तो शब्दों में भी आप देखेंगे किस तरह के जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप वो व्याकरण जिसके बाद देरिडा उत्तर संरचनावाद में करते हैं कि भाषा किस तरह से आक्रांता का काम करती है। तो दोनों की जो दोनों समाज को जिस तरह से देखना चाह रहे हैं वो एक ही है। दोनों जिस एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं वो भी एक ही है। लेकिन लड़के का जो है वो सिर्फ निकलना है, लड़कियां भाग रही हैं। आलोक गंगा कहते हैं ना कि लड़की जब भागती है तो दीवारें जो है घर की वो बहुत बड़ी दिखने लगती हैं। तो ये कविता मूलतः उसी बात को कहने की कोशिश कर रही है। और मुझे ये कविता जब मैं लिख रहा था तो मेरे दिमाग में पिता जैसी जो भावना है उसको मैं डिस्पैरेज नहीं करना चाहता था। उस पे किसी तरह का कोई कलंक नहीं लगाना चाहता था, ना ही क्वेश्चन कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज के पिताओं को ये सोचना चाहिए कि वो कहीं न कहीं जब मर्यादा को स्त्री चेतना और उनके अधिकारों से, उनकी लिबर्टी से ऊपर रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि वो इस दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हो रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया का ही सच है कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में लड़कियां इस ऐसे मुल्क में जहां हम 18 साल 21 साल की उम्र में अपना जनप्रतिनिधि, अपना सरकार चुनने की इच्छा रखते हैं, अपना अधिकार रखते हैं, वहां पे हम अपने प्रेमी को नहीं चुन पा रहे हैं। और अगर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो पेड़ पर टांग दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिताओं को ये सोचना चाहिए कि लड़कियां अगर उन्हें इस तरह से देखना शुरू करेंगी तो वो उनके लिए सबसे बड़े तानाशाह होंगे। संरचना उसके पीछे है, पितृसत्ता है, लेकिन पिता भी कहीं न कहीं पितृसत्ता का ही एक बिंब और रूपक बन करके आता है। तो ये वजह थी कि मुझे लगा था कि इससे समाज में एक पिता तो होगा जो ये सोचेगा और उसको ये बात महसूस होगी कि अरे ये कितना भयावह है कि जो मेरी बेटी है, मेरी जो लड़की है, वो मुझे एक दोस्त की तरह नहीं एक तानाशाह की तरह देखती है। तो शायद वहीं से कोई बदलाव हो। जी सर, मैं भी आशा करती हूँ समाज के सभी लोगों तक आपकी ये बात पहुंचे। तो सर, मैं चाहूंगी कि जो युवा लेखक हैं, जो लिखने की चाह रखते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए कोई आपका संदेश जो आप पहुंचाना चाहें हमारे माध्यम से? अ, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आज के समय में आप जितना ज़्यादा हो सकता है वो पढ़ें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिखने की इच्छा रखते हैं तो देखिए लेखनी जो है वो जीवन के अनुभव पे ही तैयार होती है। उसकी जो निर्मिति है वो कहीं न कहीं आपके अनुभव से, आप समाज में जिस तरह का सरोकार करते हैं उससे उसकी निर्मिति तैयार होती है। उसका जो शिल्प है वो वहीं से तैयार हो रहा होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप एक आइसोलेशन रीडिंग कीजिए, कि आप अपने आप को एक कमरे तक महदूद कर लीजिए और मुसलसल पढ़ते रहिए। तो उससे क्या होगा कि आप, ये संभव है कि आप कला का जो सौंदर्य शास्त्र है वो सीख जाएँगे, लेकिन आपकी वैचारिकता में वो प्रबलता नहीं दिखाई देगी। और कविताएँ या जो साहित्य है वो सौंदर्य और विचार दोनों का साम्य है। उसमें वैचारिकता का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कविताएँ अपने समय की पड़ताल कर रही हैं।
तो आप जब अपने समय की पड़ताल करेंगे, आप समय से सवाल पूछेंगे, आप ये बताएंगे कि जब आप लोकतंत्र पे लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का कमोडिफिकेशन हो चुका है, वो एक बाजार की अवस्था में जा चुका है जहाँ पर न्याय या जो समानता या जो आज़ादी है वो किसी सुंदर शॉपिंग मॉल में रखी हुई है जो अमीर आदमी खरीद सकता है। तो ये सवाल आएगा ना कि डेमोक्रेसी सिर्फ उनके लिए है क्या जो लोग खरीद सकते हैं, ये तो उनके लिए मुहैया कराई गई है जो आदमी सबसे वंचित है। तो ये सब महसूस करने के लिए जरूरी होगा कि आप सड़कों तक जाएं, आप लोगों से मिले, आप वो काम करें जो बीएचसी कर रहा है। आप लोगों तक जाइए, आप स्लम्स में जाइए, आप उस समाज तक जाइए जो हाशिए का समाज है, उसकी पीड़ा को महसूस कीजिए। आइसोलेशन रीडिंग मत कीजिए, सिर्फ किताब में मत रहिए। मुझे लगता है इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल जेएनयू रहा है जहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है, और मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि जेएनयू से मैंने अगर 10% क्लासरूम से सीखा है तो 90% मैं दीवारों से सीख रहा हूँ। जहाँ गोरख पांडे की कविता जब मैं गाँव से आया तो उस पर लिखा था कि ये आंखें हैं तुम्हारी या तकलीफ का उमड़ता हुआ समंदर, इस दुनिया को जितना जल्दी हो बदल देना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि स्त्री की आंखों के बारे में जब दुनिया ये लिख रही है कि स्त्री की आंखें नीली है, पीली है, काली है, जेएनयू की दीवार, गोरख पांडे की कविता वहाँ स्त्री विमर्श पैदा कर रही है। और इतना सुंदर स्त्री विमर्श किसी प्रोफेसर ने पैदा नहीं किया क्लासरूम में, है ना। तो मुझे लगता है कि आप आइसोलेशन रीडिंग मत कीजिए, अपनी पढ़ाई को प्रोफेसरशिप की दीवारों तक मत रखिए, वरना वो हैबरमास का कोलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर बहुत हावी हो जाएगा। आप लोगों के बीच जाइए, उनसे बातें कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, खूब पढ़िए, खूब जानिए, और ये समझिए कि कविताएं जो हैं वो भीड़ में किरदार ढूंढने का काम करती हैं। कविताएं या जो साहित्य है वो मनुष्यतर होने की चेष्टा है, तो उसके लिए आपको मनुष्यों के बीच जाना पड़ेगा। जी सर। सर आपने वैसे तो पहले भी जिक्र किया था, लेकिन हम और जानना चाहेंगे, और हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि आप बीएचसी लाइब्रेरी के बारे में और जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। अ, मुझे लगता है कि जो बीएचसी इंडिया काम कर रहा है, अभी मेरी एक साथी से बात हो रही थी, साथी का नाम मैं भूल रहा हूँ, प्रतीक सर। प्रतीक जी से बात हो रही थी, माफी चाहूंगा। प्रतीक से मेरी बातचीत हो रही थी और प्रतीक जिस सेंसिबिलिटी से बात कर रहे थे, मैंने इनसे बल्कि ये सवाल भी पूछा कि ये भी किया जा सकता है कि इसमें एक बहुत न्यूनतम राशि रखी जा सकती है। तो सेंसिबिलिटी के लिए जो आंसर था वो उसका मेयार तय करता है। इन्होंने कहा कि वो बैरियर क्रिएट हो जाएगा। हालांकि फिर मैंने कहा कि वो स्वेच्छा से आप इसको रख सकते हैं, कुछ लोग अगर स्वेच्छा से कुछ दान देना चाहते हैं। तो ये बड़ी बात है कि आप इस तरह से सोच रहे हैं कि सोसाइटी में पढ़ाई को लेकर के कितने बैरियर्स हैं, किताबों तक पहुंचने को लेकर के कितने बैरियर्स हैं। ये सोच पाना ही अपने आप में एक बहुत मुकम्मल सोच है, क्योंकि हम लोग, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी एक बहुत छोटे गांव से आता हूं, और जखनिया एक जगह है गाजीपुर में। और जब मैं जेएनयू आया था तो मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं कि जब एक व्यक्ति गांव से दिल्ली जैसे शहर में आता है तो उसको कल्चरल शॉक भी लगता है, उसको सांस्कृतिक त्रासदी होती है उसके लिए, कि वो देख करके परेशान हो जाता है कि अंग्रेजी भाषा उसके सामने आती है, फिर मीडिया कल्चर आता है, वो प्रेजेंटेशन उसको करना होता है ना, लोगों के बीच में ग्रुप और टीम बनाना होता है, तो वो डर जाता है। तो भाषा को लेकर के बहुत सारा बैरियर, वो इंटरव्यू में घबरा जाता है, कई बार उसका जजमेंट इस आधार पे किया जाता है कि वो कितना अच्छा संप्रेषण कर पा रहा है। तो ये जो प्रयास है कि लोगों तक किताबें पहुंचाई जा रही हैं, मुझे यकीन है कि ये इतना बड़ा प्रयास है कि आज ये दिल्ली से निकल करके गांव तक भी जाएगा, लोगों तक पहुंचेगा। और मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि किसी समाज को अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए कि उस समाज में जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं या जो महिलाएं हैं उनका मेयार क्या है। तो ये बात इस बात को भी तय कर रही है कि जब लोगों तक किताबें पहुंचेगी तो वो एक बहुत चेतना संपन्न समाज बनेगा। और एक जो चेतना संपन्न नागरिक होता है वो डरा हुआ नागरिक नहीं होता है, वो अपने हुक्मरान से, अपनी सत्ता संरचना से सवाल कर रहा होता है और बुनियादी बदलाव का आग्रह कर रहा होता है। तो इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस कल्पना का मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ और इसकी तारीफ करता हूँ। जी सर, धन्यवाद सर। सर वैसे तो काफ़ी प्रश्न हैं जो हम आपसे पूछ सकते हैं, उनको काफ़ी सीखने को मिलेगा, पर अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, हमसे बातचीत करी, और बीएचसी लाइब्रेरी की आपने रिक्वेस्ट मानी, आप यहाँ पे आए। पूरी बीएचसी टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी बातों से। मुझे भी बहुत सीखने को मिला। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर।